वेलकम टू मार्क्स एंड मोर। आज हम करेंगे क्लास 10 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन, इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे सारे की पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड पूरे चैप्टर को करेंगे समराइज। सो एग्जाम के पहले अगर आपको चाहिए क्विक रिवीजन, दिस इज द वीडियो ऑल यू नीड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इन अ क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई भी कंडक्टर है, कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में आपके चार्जेस का जो फ्लो है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ऑलराइट, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। और बाय कन्वेंशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये है इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम उसे लिखते कैसे हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है I, और मैंने अभी आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम शो करते हैं बाय Q एंड मैंने क्या बोला, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है और उसको फ्लो करने के लिए कितना टाइम ले रहा है पर यूनिट टाइम। So I is equal to Q by T. I means electric current, Q means electric charge, and T means time. And then comes SI unit of electric charge. Electric charge को हमने Q से शो किया, right? उसका SI unit जो होता है वो होता है coulomb. Electric charge का SI unit is coulomb. Now, what did I say? कि electric charge means flow of electrons. So 1 coulomb जो है उसका मतलब होता है 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है 1 कूलम्ब, यानी 1 कूलम्ब के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इट इज एम्पियर। बहुत सिंपल है, I इज इक्वल टू Q बाई T। ये हमने पढ़ा। Q का सिंबल क्या है आपका? कूलम्ब। टाइम का सिंबल क्या है आपका? सेकेंड। सो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट हो गया आपका कूलम्ब पर सेकेंड, और कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर नेम कहां से आया? साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से। अंडरस्टूड? इसी के साथ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 raised to -3 एम्पियर। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि MCQ असर्शन रीजन में कहीं से भी ट्विस्ट करके आ सकता है। 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर कितने एम्पियर के इक्वल होता है? 10 raised to -6 एम्पियर। एंड इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का एक इक्विपमेंट होता है, एपरेटस होता है, एंड उसका नाम है एमीटर। यानी सर्किट में जब हम एमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, उस एमीटर से हम मेजर कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है। अंडरस्टूड? लेट्स प्रोसीड। नाउ कम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या है? देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, उससे आप समझना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आपके सामने 2 टैंक रखे हैं, ऑलराइट? दोनों टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है। इस टैंक के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है एंड इस टैंक के अंदर एकदम थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। इन दोनों टैंक को हमने नीचे से एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ऑलराइट? इस पाइप के थ्रू हमने क्या करा? कनेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? जिसमें पानी ज्यादा है वहां से पानी मूव करना स्टार्ट करेगा, जिसमें कम है वहां पे मूव करेगा, राइट? और कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों में इक्वल ना हो जाए। एक बार दोनों में इक्वल हो गया उसके बाद मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, राइट? अग्री? सो क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि एक में ज्यादा है पानी और एक में पानी कम है। नाउ सपोज दोनों में पानी इक्वल अमाउंट का होता, कोई मूवमेंट होता? नो, कोई मूवमेंट नहीं होता। तो मूवमेंट कब हो रहा है? जब दोनों के बीच में डिफरेंस है, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करते हैं? जब उनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किससे होगा? बैटरी, सेल। अंडरस्टूड? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या है SI यूनिट? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल V। उसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, यानी उसका SI यूनिट वोल्टेज होता है और सिंबल भी V होता है। सो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ
1 वोल्टेज इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज को मूव करने में, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में मूव करने में चार्ज को जो वर्क डन हुआ है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसीलिए वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का सिंबल W, चार्ज का सिंबल Q, वोल्टेज का सिंबल V। हेंस द फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q और यूनिट हो जाएगा वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कैपेरेटर्स होता है एंड उसका नाम है वोल्ट मीटर। जैसे करंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं? एमीटर। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जिस एपरेटस का यूज करेंगे उसका नाम है वोल्ट मीटर। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स प्रोसीड। नाउ लेट्स डू ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ आपको पता होना ही चाहिए, इसके बेसिस पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल आने के चांसेस बनते हैं। लेट्स सी क्या है ओम्स लॉ। स्टेटमेंट भी लर्न कर लेना आप, स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। V इज इक्वल टू IR। ये तो सबको पता होता है ओम्स लॉ में, राइट? बट स्टेटमेंट में एक पॉइंट ऐड करना ना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं एंड दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। कंडीशन इज टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अंडरस्टूड? सो अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ऑलराइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस if current increases voltage also increases, current decreases voltage decreases। मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ऑलराइट, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमें इज इक्वल टू लगाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट यहाँ पे है R, रेजिस्टेंस। तो यहां से हमारा फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू IR and I is equal to V by R. R is equal to V by I. So once you know this formula, ये तो automatically आ ही जाने वाला है। So V is equal to IR। ये है ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ये तो आपके मुंह पे होना ही चाहिए। अगर हम वोल्टेज एंड करंट इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये क्या आता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। वन इंक्रीजेस अदर ऑल्सो इंक्रीजेस, वन डिक्रीजेस अदर ऑल्सो डिक्रीजेस, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से रेजिस्टेंस की। ऑलराइट, सो रेजिस्टेंस क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। ऑलराइट, इट इज अ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करने का। SI यूनिट होता है रेजिस्टेंस का ओम। दिखते कैसे ओम को? ऐसे। ये होता है रेजिस्टेंस का SI यूनिट, ohm. So 1 ohm of resistance is equal to flow of 1 ampere of current through a conductor between 2 points having a potential difference equal to 1 volt. Therefore 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. अब इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है? V is equal to IR, R is equal to V by I. R and current, देखो करंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, करंट कहाँ है? डिनोमिनेटर में, और रेजिस्टेंस कहाँ है? न्यूमरेटर में। जब एक क्वांटिटी आपका न्यूमरेटर में हो और दूसरा क्वांटिटी डिनोमिनेटर में हो, उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्हिच मींस रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस। सो रेजिस्टेंस एंड करंट कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज होगा, राइट? अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड रियोस्टेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल रेजिस्टेंस? Component of electric circuit which is used to regulate the current without changing the voltage from the source. Understood? सोर्स में से वोल्टेज को बिना चेंज किए करंट को जो रेगुलेट करता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर? एंड इसके लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं, जो डिवाइस यूज करते हैं, राइट, उसका नाम है रियोस्टेट। क्लियर? रियोस्टेट वो डिवाइस है जो करंट को रेगुलेट करता है, वोल्टेज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और उस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं, हम कंपोनेंट को ही बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। सबसे पहला है नेचर ऑफ मटेरियल।
हम कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सम मटेरियल्स क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस एंड हेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, और कुछ मटेरियल्स जो है वो ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं एंड ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स। ऑलराइट, सेकंड इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। नाउ रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर लेंथ इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर लेंथ डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड देन कम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस और एरिया का रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये बनेगा R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ऑलराइट, अब अगर मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लगाना है तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, और यहां जो कांस्टेंट ऐड होगा इसको बोलते हैं रो, इसका नाम है रेजिस्टिविटी। ऑलराइट, ना R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा RA अपॉन L। अब इसमें जब आप बाकी चीजों का यूनिट रखोगे तो आपको रो का यूनिट भी आराम से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसल और आपके पास बचेगा रो का यूनिट ओम मीटर, दैट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। Resistivity, good conductors, materials having a resistivity in the range of 10 raised to minus 8 ohm meter to 10 raised to minus 6 ohm meter, ये होते हैं बहुत ही good conductors। और good insulators यानी 10 raised to 12 मीटर से ohm मीटर से लेकर 10 raised to 12 ohm मीटर to 10 raised to 17 ohm मीटर, इस रेंज में जो आते हैं उनको बोलते हैं गुड इंसुलेटर्स। यहां आपको दिया है टेबल जिसमें अलग अलग सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हमने रेजिस्टर्स की बात की, अब हम ये देखते हैं कि रेजिस्टर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला, रेजिस्टर्स इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है रेजिस्टर्स को। सीरीज मींस लाइन में, रेजिस्टर 1 रेजिस्टर 2। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक रेजिस्टर और उसी के बाजू में दूसरा रेजिस्टर, इन दोनों को हम बोलेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज। अंडरस्टूड? इनको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टर इन सीरीज। सपोज 3 रेजिस्टर्स हैं R1 R2 एंड R3 और इसको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में। इनका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा R1 R2 और R3 के थ्रू? V1 V2 V3। यानी आपके पास 3 रेजिस्टर है ऐसे 1 2 एंड 3, तीनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनके थ्रू आपका वोल्टेज होगा V1 V2 एंड V3। ऑलराइट, करंट की बात करें तो जो तीनों रेजिस्टर है इनके थ्रू करंट का वैल्यू विल रिमेन द सेम इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। ऑलराइट, अगर सीरीज कनेक्शन है तो ऐसा होगा, तीनों रेजिस्टर के थ्रू करंट सेम रहेगा, वोल्टेज V1 V2 V3 हो जाएगा। सो नाउ टोटल वोल्टेज क्या होगा आपका? V1 प्लस V2 प्लस V3। एंड नाउ विल यूज ओम्स लॉ, विल यूज ओम्स लॉ, राइट? सो ये जो V है इसके जगह पे हम लिख देंगे IR, V1 के जगह लिखेंगे IR1, V2 के जगह IR2, V3 के जगह IR3। तो तीनों इक्वेशन से इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें इस वैल्यू को, ये हो जाएगा IRS इज इक्वल टू, S मींस सीरीज, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तीनों में से आप I कॉमन ले लो, बोथ द साइड I एंड I कैंसल हो जाएगा एंड मेन एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बचेगा हमारे पास? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है सीरीज कनेक्शन के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। सो बस सीरीज में आपको यही याद रखना है कि करंट जो है सारे रेजिस्टर के थ्रू सेम होगा। ऑलराइट, एंड देन कम्स रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल मींस रेजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट किया होगा, एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी, जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू करंट सेम नहीं होता, वोल्टेज सेम होता है। तीनों रेजिस्टर के थ्रू
वोल्टेज विल रिमेन द सेम, करंट जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे सीरीज में क्या होता था, करंट सेम होता था, बट इसमें उल्टा है, इसमें वोल्टेज सेम एंड करंट डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I2, V इज इक्वल टू IR, राइट, I इज इक्वल टू V बाय R। तो यहाँ पे सेम वे जैसे पहले हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, वैसे ही आप फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका इक्वेशन बनेगा 1 अपॉन RP, P मींस पैरेलल, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसमें डायरेक्टली क्या था, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें आपका होगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अंडरस्टूड, दो फॉर्मूलाज डन। एंड फिर हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं, राइट, से फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स हो या लैपटॉप हो या फैन हो, कुछ भी हो, जब हम उसे कंटिन्यूअसली यूज करते हैं ना, उसके बाद आप उसको टच करके देखना, वो एकदम गर्म हो जाता है, राइट, व्हिच मींस कि ये क्या कर रहा है, हीट डिसिपेट कर रहा है, which means ये क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। So when electric current is supplied to a purely resistive conductor, energy of electric current is dissipated entirely in the form of heat, and as a result resistors get heated। resistor क्या होता है, हीट हो जाता है कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई जब होता है तब। So heating of resistor because of dissipating of electrical energy is known as heating effect of electric current। तो ये जो resistor हीट होता है कंटिन्यूअसली, हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जो यूज करते हैं उससे हीट रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सम एग्जांपल्स, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ व्हिच इट गिव्स लाइट। फिलामेंट हीट होता है और उसी वजह से वो लाइट देता है। सो हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैपेंस बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कॉजेस, अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, वैसे तो इसे अच्छा नहीं माना जाता, फोन गर्म हो जाता है तो हम थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, लैपटॉप गर्म हो जाता है तो हम थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, राइट, वैसे ये उतना बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में बेनिफिशियल है। तो कैसे है, लेट्स सी। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू व्हिच इट पासेस। हायर द रेजिस्टेंस, द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट। Thus generation of heat by electric current while passing through a conductor is an inevitable consequences। लेकिन कुछ कुछ चीजों में ये काफी यूजफुल रहता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर। क्यों यूज होता है, क्योंकि इसका पर्पस ही है हीट होना, राइट। इलेक्ट्रिक आयन का पर्पस क्या है, हीट अप होना। इलेक्ट्रिक गीजर का पर्पस क्या है, हीट अप होना। तो इसीलिए ये वाली चीज इसमें काफी यूजफुल रहती है। एंड देन कम्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नाउ सपोज इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है एक रेजिस्टर के थ्रू, जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R, पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल V, और चार्ज Q फ्लो हो रहा है इस सर्किट में थ्रू टाइम T। अंडरस्टूड, इलेक्ट्रिक करंट I, रेजिस्टेंस R, वोल्टेज V, चार्ज Q, टाइम T। तो इस चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन हो रहा है वो क्या होगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई Q, सो W इज इक्वल टू V इंटू Q। नाउ पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, work done upon time taken, right? Now instead of W, can we write V into Q? लिख सकते हैं ना, of course. So P is equal to क्या हो गया, V into Q upon T. Understood? Now recall कीजिए, अब भी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा I is equal to Q by T, right? So instead of this Q by T, can I replace it with I? Of course yes. तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा यहाँ से, P is equal to VI। Clear? Understood? Now, कभी भी आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एनर्जी फाइंड करना है, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपली पावर को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोनों के लिए सिंपली पावर को मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ, बस हमने वही किया है यहाँ पे। P मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू VI मल्टीप्लाई T। अब ये जो P मल्टीप्लाई T है इसको हम रिप्लेस कर देंगे H से, तो H इज इक्वल टू क्या गया हमारा, VIT। अंडरस्टूड, H इज इक्वल टू VIT, हीट एनर्जी हो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब फिर से आ जाएगा ओम्स लॉ बीच में, क्या है ओम्स लॉ हमारा, V इज इक्वल टू IR। ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसको तो आपको मुंह पे करना ही पड़ेगा, और अगर कर लिया तो बाकी के फॉर्मूलेज इजी हो जाएंगे आपके। आपका जो न्यूमेरिकल होगा उसमें आप गिवन डेटा देखो, फॉर्मूले देखो, कौन से
गिवन डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा, कौन से फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको इजीली पता चल जाएगा. सो लेट्स सी. नाउ v इज इक्वल टू IR, राइट? सो इंस्टेड ऑफ v कैन आई राइट IR? यस ऑफ कोर्स. तो यहां से h का फॉर्मूला क्या बन गया, I²RT, एंड दिस I²RT इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ये इक्वेशन है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का. H इज इक्वल टू I²RT. अंडरस्टूड? और बहुत से न्यूमेरिकल्स में भी आपका ये फॉर्मूला यूज होगा. नाउ लेट्स सी एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट. Electric bulb. In an electric bulb, filament of bulb gives light because of the heating effect of electricity. Filament of bulb is generally made up of tungsten. ये याद रखना आप, MCQ के लिए हो सकता है. फिलामेंट जो है आपका किसका बना होता है, टंगस्टन का. मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 3380 डिग्री सेल्सियस. इलेक्ट्रिक आयन. एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयन इज मेड ऑफ alloys having high melting point. So electric heater and geyser work on the same mechanism. Understood? And then comes इलेक्ट्रिक फ्यूज. इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज क्यों होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हाई वोल्टेज इफ एनी, राइट? तो कभी भी अगर सडनली हाई वोल्टेज पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करेगा, सब कुछ ले लेगा. इलेक्ट्रिक फ्यूज सारा डैमेज ले लेगा, राइट? तो फिर क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज को सिर्फ रिप्लेस करना रहेगा एंड बाकी का जो हमारा इक्विपमेंट है वो बच जाएगा. So electric fuse is made of metal or alloy of metals such as aluminium, copper, iron, lead. So in case of flow of higher voltage than specified, fuse wire melts and protect the electrical appliances. और फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिकल पावर, इसका SI यूनिट क्या होता है, वॉट. एंड वॉट मीन्स वोल्ट इनटू एम्पियर. 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट. कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजप्शन होता है ये हम काउंट करते हैं किलोवाट में. सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आर. एनर्जी मीन्स पावर इनटू टाइम, और टाइम को हमने क्या लिया, आर, इसीलिए ये बन गया किलोवाट आर. नाउ 1 किलोवाट, किलो मीन्स 1000, तो किलोवाट की जगह आपने क्या लिख दिया, 1000 वॉट. 1 hour is equal to 3600 seconds. So instead of 1 hour, can we write 3600 seconds? Right? So 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt into 3600 seconds. Hence, इसको जूल में कन्वर्ट किया तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3.6 into 10 raised to 6 joules. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 raised to 6 जूल. और इसी को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं. यानी हमारे घर में जो लाइट बिल आता है उसमें जो यूनिट लिखा होता है ये वही होता है 1 किलोवाट आवर. और इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन है ये. ना वन मोर डेरिवेशन, P इज इक्वल टू VI हमने पढ़ा था. फिर से ओम्स लॉ को आप इसमें डाल दो, यानी P इज इक्वल टू VI, V इज इक्वल टू IR. V की जगह पे आप IR पुट कर दो तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I²R. यानी अगर आपको न्यूमेरिकल में P, I और R की बात की है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, P इज इक्वल टू I²R. ऑल्सो I इज इक्वल टू V बाई R. तो इंस्टेड ऑफ I पुट डाउन V बाई R. तो क्या दूसरा क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, P इज इक्वल टू V² अपॉन R. P is equal to VI, P is equal to I²R, P is equal to V² upon R. One point to note is maximum value of electric current that can pass through an electrical appliance without damaging electric appliance is called current rating of electrical appliances. One more point to note is advantages and disadvantages of series and parallel connection. Series connection में जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को कनेक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, सी फॉर एग्जांपल आपने 3-4 इक्विपमेंट कनेक्ट किए हैं, राइट? अगर कोई एक भी डैमेज हो जाता है तो बाकी सारे भी काम करना स्टॉप कर देंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा इक्विपमेंट एग्जैक्टली खराब हुआ है. तो आपको सारे इक्विपमेंट को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है. Whereas पैरेलल में अगर आपने पैरेलल में इक्विपमेंट्स को कनेक्ट किया है तो जो इक्विपमेंट आपका खराब हुआ सिर्फ वो बंद होगा, बाकी सारे वर्क करेंगे. Got it? तो ये है एक आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. अंडरस्टूड? So this is all about electricity. सारे फॉर्मूलेज हो गए हैं, आपको सारे फॉर्मूलेज का समरी मिल जाएगा. Share this video maximum with your friends and score good marks. See you in the next video.